नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, तो उसी तैयारी को हम इनकरेज करने के लिए प्राचीन इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके आए हैं। एक वीडियो पहले देख चुके हैं जिसमें 30 क्वेश्चनों को कवर किया गया था, और अगले जो प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम आज देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें एक प्रश्न के साथ साथ 3 से 4 अतिरिक्त फैक्टों को कवर किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, सिकंदर का समकालीन कौन था? सिकंदर का समकालीन कौन था? तो सिकंदर का समकालीन घनानंद। घनानंद मगध साम्राज्य के शासक थे, और घनानंद के समय ही 326 ईस्वी में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। कब हुआ था? तो 326 ईस्वी में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। उस समय मगध का शासक घनानंद था, क्योंकि मगध उस समय सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था। हालांकि सिकंदर का जो सिकंदर के साथ लड़ाई हुई थी, वो पंजाब के राजा पोरस के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? पंजाब के राजा पोरस के साथ। और इसी युद्ध को हाइड्रेस्पीज, वितस्ता या झेलम का युद्ध बोला जाता है। इसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? हाइड्रेस्पीज के, या वितस्ता, या झेलम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसमें हो गया कि सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य को ही उन्होंने जो घनानंद को पराजित करके, या घनानंद को पद से हटा के चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने शासक बनाया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये उनके प्रधानमंत्री भी रहे। कौटिल्य कौन रहे? उनके प्रधानमंत्री भी रहे। और कौटिल्य ने एक बहुत बड़ी रचना की है, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और इनके अन्य नाम जो हैं विष्णुगुप्त। इनकी जो रचना रही है कौटिल्य की, इनकी रचना रही है अर्थशास्त्र। इनके जो अन्य नाम हैं वो विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और उस समय का एक अन्य स्रोत मेगस्थनीज का इंडिका भी मिलता है। जो मेगस्थनीज का इंडिका है, उस समय भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के विषय में इसका विवरण मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? तो ये लकड़ी से बना था, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था? तो मौर्य साम्राज्य में जो राजस्व संग्रह का अधिकारी था वो समाहर्ता था। कौन था? समाहर्ता। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता है? तो किस मौर्य शासक को कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिंदुसार को। और अमित्रघात का जो अर्थ होता है वह होता है शत्रु विनाशक। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। और इन्हें सिंहसेन और अजातशत्रु इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को सिंहसेन और अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा रही है वो पण रही है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 30 सदस्य होते थे। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो अशोक के जो अभिलेख थे उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। और ये कब पढ़ा था? 1837 में। 1837 में। हालांकि इसकी खोज पहले हो गई थी, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाया गया था। जेम्स प्रिंसप ने पहली बार इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और जो अशोक के 14 अभिलेखों का विवरण मिलता है, और इनके अभिलेख भी कुछ महत्वपूर्ण हैं। इसमें 14 अभिलेखों में जो पहला अभिलेख है वो पशु बलि की निंदा का विवरण मिलता है, कि पशु बलि की निंदा की गई। इसमें दूसरे अभिलेख में इन्हें चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 5वें अभिलेख में इन्हें धर्म महापात्रों की नियुक्ति से संबंधित विवरण मिलता है। 5वें अभिलेख में क्या मिलता है? शिलालेख में धर्म पात्रों की नियुक्ति। 7वें अभिलेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। जो 7वां अभिलेख है उसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है।
और गिरहमाभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि गिरहमाभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, और ये प्रश्न पूछा गया है कि धम्म की व्याख्या अशोक के किस अभिलेख में की गई है, तो वो गिरहमे अभिलेख में की गई है। किस अभिलेख में की गई है? गिरहमे अभिलेख में। और 13वें अभिलेख जो 13वां अभिलेख है, जो कि अशोक के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था, वो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? 13वें अभिलेख में। और अशोक का हृदय परिवर्तन की बात इसमें कही गई है। जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उन्होंने युद्ध को छोड़ के और धम्म की नीति अपनाई थी और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, उसको संरक्षण भी दिया था। तो इस तरह से हमने 14 अभिलेखों का संक्षिप्त विवरण ले लिया है। और इस प्रश्न का जो क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। नेक्स्ट, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये उपगुप्त। कौन थे? कौन वो बौद्ध साधु थे? उपगुप्त। नेक्स्ट, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ था। किसका? शुंग वंश का। जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, उसको उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसमें कई इफेक्ट आ जाते हैं। एक तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। इसका जो शासन काल रहा है 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला फैक्ट। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? तो ये हिंद यवन है। ये कौन है? हिंद यवन, जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? वो 78 ईस्वी में। कनिष्क ने किस वर्ष? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। और कनिष्क जो थे वो किस वंश से थे? कुषाण वंश से। कनिष्क किस वंश से के शासक थे? कुषाण वंश के। और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उसमें जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी, शताब्दी के प्रथम दशक में। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी सुशोभित थे, नागार्जुन भी सुशोभित थे, चरक भी सुशोभित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके अलावा वसुमित्र भी थे। इसके अलावा कौन से थे? वसुमित्र भी थे। और अश्वघोष ने एक बहुत बड़ी रचना की थी, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक संहिता की रचना की थी चरक ने। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। नागार्जुन को क्या बोला जाता है? भारत का आइंस्टीन। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भारत का आइंस्टीन किसे बोला जाता है? तो नागार्जुन। बुद्ध चरित्र किसकी रचना? अश्वघोष की। चरक संहिता किसकी रचना है? चरक की। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अभी पहले भी देख लीजिए, चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने की थी। और इसकी रचना किसने की थी? चरक ने। और ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। और जो इनका शासन काल रहा है 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। इसका शासनकाल क्या रहा है? 275 से 550 ईस्वी तक। और इन्हें महाराज की उपाधि प्राप्त थी। श्रीगुप्त को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? महाराज की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्योंकि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को, आर्यावर्त के कितने? 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसलिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को।
कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभवम जो महाकाव्य था वो किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। किस कवि ने लिखा था? कालिदास। और कालिदास के जो अन्य जो रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। कुमार संभवम के अलावा मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम इत्यादि भी रचनाएं हैं। तो इसके कुमार संभवम के अलावा भी ये रचनाओं को भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो पर्णदत्त को किसने प्रांतपति बनाया था? तो ये स्कंदगुप्त ने। किसने बनाया था? स्कंदगुप्त ने। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र क्या रहा है? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का जो महान केंद्र रहा है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। और जो वर्तमान अब स्थिति देखेंगे, हालांकि आज वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन यदि देखेंगे तो ये बिहार राज्य में है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई थी। कहाँ बनाई थी? थानेश्वर। नेक्स्ट, हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो ये बाणभट्ट। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। कालिदास का हमने देख ही लिया था इनकी रचनाएं। निम्न में से कौन सी रचना हर्षचरित द्वारा रचित नहीं है? हर्षचरित द्वारा रचित नहीं है तो इसमें से रत्नावली हर्षचरित द्वारा रचित है, नागानंद हर्षचरित द्वारा रचित है, प्रियदर्शी का हर्षचरित द्वारा रचित है। हर्षचरित्र, चूँकि नाम इनका हर्ष और हर्षवर्धन ये दोनों नाम मिलते हैं, तो हर्षचरित इनके द्वारा रचित रचना नहीं है, ये बाणभट्ट के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा रचित रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित। हाँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किसने की थी? हेनसांग ने की थी। किसने की थी? हेनसांग ने। ये चीनी यात्री है। हेनसांग कौन है? चीनी यात्री था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने आया था। क्या करने आए थे? बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने आया था। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि फाह्यान किसके शासनकाल में आया था? तो फाह्यान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाह्यान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग, चीनी यात्री था। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तो ये शिव पार्वती का अंकन है। किसका अंकन है? शिव पार्वती का। प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? ये हमने पहले भी देख लिया है। तो इसकी रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया? तो हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था। हर्ष और पुलकेशन के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। पुलकेशन द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंश से संबंधित थे, चालुक्य। और इसमें पुलकेशन द्वितीय की जीत हुई थी, हर्षवर्धन ने इन्हें नहीं हरा पाए थे। नेक्स्ट, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। इस तरह से हमने आज के लगभग 30 क्वेश्चनों को हल किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है मध्यकालीन इतिहास का लेके आएंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न के साथ साथ कई फैक्टों को कवर करेंगे। तो वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसको और लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। धन्यवाद।